हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, किसके एमसीक्यूज सीरीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने कितने 35 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीख लिया है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में 35 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, फुल डिटेल के साथ में, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। कितने से? क्वेश्चन नंबर 36 से बातचीत करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए तो दोस्तों प्लीज चैनल पर जाकर के उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग आगे शुरुआत करते हैं, ठीक। जरा ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको समझना है। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 36 में? कह रहा है कि अभिक्रिया, ठीक। आपके पास में एक रिएक्शन दी गई है, क्या लिखा हुआ है? 1/2 A to 2B, ठीक। के लिए A के विघटन की दर, समझना, A के विघटन की दर और बी के बनने की दर, समझना ध्यान से। क्या करा? बी के बनने की दर से निम्न प्रकार संबंधित। आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिख रहे होंगे, ठीक। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि जो ए के विघटन की दर है और जो बी के बनने की दर है वो क्या है, समझना, ठीक। आप समझते हैं कैसे इसको। अब आपके पास में एक रिएक्शन लिखी, मान लो लिखा हुआ है आपका क्या, 1/2। ध्यान समझिए, क्या करा? 1/2 और फिर ए और उसके बाद में लिखा हुआ है आपके पास में क्या, 2B, ठीक। ये लिखा हुआ। अब आपसे कह रहा है इसमें ना कि हमें विघटन की दर बता दीजिए, किसके? ए के और बी के क्या करने की, बनने की दर बता दीजिए। फिलहाल आप समझते हैं इसमें आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या, औसत वेग का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। किसका? औसत वेग का, ठीक है। अब अगर आप इस समीकरण के लिए औसत वेग का फॉर्मूला बना पाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग बनाते। अब ये आपका ए क्या हो गया? अभिकारक, ठीक। ये ध्यान रखना, जो इधर इस एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो इधर राइट साइड में लिखा होता है उसे क्या बोला जाता है? उत्पाद, ठीक। तो ये कहानी समझ लो पहले ध्यान से। अब अभिकारक इसमें क्या दिया गया? ए। और हमेशा याद रखना कि अभिकारक में हमेशा क्या होती है? कमी। यानी अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या होती है? कमी। और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक। अब अगर अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, अब ऐसा है जैसे मान लो आप किसी बाजार में गए, आप दुकान में खड़े हैं, ठीक। तो दुकान में जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ सामान मिलने वाला नहीं, ठीक। अब आप पैसे खर्च करना शुरू करेंगे तो आपको सामान भी मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी, ठीक। अब जब ए की सांद्रता में कमी होगी तो कमी को हम लोग दिखाते हैं किससे? माइनस से। समझना ध्यान से, किससे दिखाते हैं? माइनस से, ठीक। और उसके बाद में आप ध्यान रखना है क्या, जो आपका ये गुणांक होता है, ठीक, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 से आप भाग करेंगे, ठीक। और उसके बाद देखेंगे आपको क्या लिखना होता है, तो डेल्टा ए और बटे में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, अब ये बी क्या हो गया आपका? उत्पाद। अब उत्पाद में क्या होती है? वृद्धि। और वृद्धि के लिए हमें क्या लगाना होता है? प्लस, ठीक। और उसके बाद जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा बी और बटे में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक। अब इसका गुणांक कितना है? 2। तो आप यहां पर क्या करिए? 1/2 से भाग कर दीजिए, ठीक। तो ये तो हो गया किसका? औसत वेग का। अब अगर इसी औसत वेग में, समझना ध्यान से, ठीक, अब अगर इसी औसत वेग में हम तुमसे कहते हैं क्या करो? इस गुणांक को यहां से हटा दो। समझना ध्यान से, इस गुणांक को यहां से हटा दो, जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या होता है? विलुप्त होने की दर या विघटन की दर या बनने की दर बन जाती है, ठीक। किसको? गुणांक को हटा देना। अब जैसे यहां पर आपको आपसे पूछा गया ना, ए के विघटन की दर, विघटन का मतलब होता है विलुप्त होने की दर, क्योंकि विलुप्त का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना, ठीक। अब इसमें जब निकालोगे ना तो आप ध्यान रखना कि जो ए के विलुप्त होने की दर है, समझना, किसके? ए के विलुप्त होने की दर। विलुप्त का मतलब विघटन भी बोल सकते हैं, तो कह रहा ए के विलुप्त होने की दर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, होने की दर। अब ए के विलुप्त होने की दर अगर आप समझेंगे तो हमने क्या बोला? गुणांक को हटा देना। आप गुणांक हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे? माइनस का डेल्टा ए। क्या देखेंगे? माइनस का डेल्टा ए बटे में डेल्टा टी, ठीक। अब आपके पास में ऐसा कोई दिख रहा है क्या आपका ऑप्शन, ठीक। या एक और समझ लेते पहले इसको भी, ठीक। तो बी के बनने की दर, अच्छा, बी के बनने की दर यहीं पे समझ लो क्या, कि बी के बनने की दर, ठीक है ना। तो बी के बनने की दर अगर हम समझेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे क्या, कि जो बी के बनने की दर होती है वो क्या, अब प्लस लगा दो और उसके बाद आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा? डेल्टा बी और बटे में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है ना तो वही आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो पहले वाले में तो डेल्टा बी लिख दिया और उसमें क्या लगा दिया? माइनस, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाना है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन देखते हैं जरा, इसमें क्या लिखा? माइनस का, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा हुआ है। लेकिन अब इसमें देखो ये क्या कर दिया है? 1/4। तो ऐसा तो कोई कंडीशन भी नहीं थी ना, तो जरा इसको हटा देते हैं। अब देखो सी नंबर में, ठीक। अब क्या करा? माइनस का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी या डी ए बटे डी टी, चलो ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लस कुछ भी नहीं लगा, मतलब क्या है? प्लस है। अब प्लस में है तो क्या लिखा हुआ? डी बी बटे डी
थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए अच्छा ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या, और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH, समझना 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, ठीक। 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करने, क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी। चला सब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना, आपको मोलरता पूछेगी, पहले मान रख लो जरा ध्यान से, ठीक। तो पहला आपसे जो कह रहा है वो कितना दिया गया है, 5 ग्राम, ठीक, और क्या दिया गया है, NaOH, ठीक है ना। तो 5 ग्राम NaOH, ठीक, ये दिया गया 5 ग्राम। उसके बाद कह रहा 450 ml, तो यहां पर ध्यान रख लो क्या दिया गया आपको, 450 ml, ठीक। अब समझना कहानी को जरा ध्यान से, ठीक। अगर मात्रक आपको ग्राम में दिया जाता है तो हमेशा याद रखिए जो मान है वो किसका हो जाएगा, W का, और अगर मात्रक आपको ml में दिया जाता है तो आप ध्यान रखना ये मान किसका हो जाएगा, V का, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग बोल देते हैं WA, ठीक। अब आपसे पूछा गया है मोलरता, क्या पूछा गया, मोलरता। अब मोलरता क्या होता है, तो कैपिटल M, ठीक, ये पूछा गया। तो कैपिटल M का अगर हम आपसे मान पूछें, फॉर्मूला पूछे मोलरता का, तो क्या होता है कि WA बटे MA इंटू में V, ठीक। और अगर ये V आपका ml में दिया गया है तो आप क्या कराएंगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, समझ लो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इस फॉर्मूले में देखो जरा किस किस के मान तुमको दिए गए, किसके किसके मान नहीं दिए गए। तो आप देखेंगे कि आपको WA का मान दिया गया है, ठीक, और किसका दिया गया है, इस V का मान दिया गया, ठीक। तो 2 मान आपको दिए गए, MA का मान नहीं दिया गया, तो आप MA का मान निकालना सीखिए, ठीक। आपको जो WMA फॉर्मूला दिया गया ना NaOH, इसी के मान से आपको क्या निकालना पड़ेगा, NaOH का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि MA का मान निकालना पड़ेगा, ठीक। अब इसके मान के लिए आपको करना क्या होता है कि सभी के परमाणु भारों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक। तो वो क्या बन जाता है आपका MA का मान, यानी अणुभार बन जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर निकालना सीखते हैं, ठीक। अब अगर हम तुमसे कहते हैं यहाँ पर कि MA का मान निकालो, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम, तो सोडियम कितने नंबर पर होता है, 11 नंबर पर, ठीक। लेकिन अगर इसका हम परमाणु भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। ये ट्रिक है, हमने आपको पहले ही क्लास में सिखाया है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना 23 हो गया, और उसके बाद आप ध्यान रखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर पर, लेकिन इसका डबल करने पर कितना मिलता है, 16, ठीक। और प्लस में हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, और इसका परमाणु भार भी कितना होता है, 1। अब जरा जोड़ दीजिए इनको, तो आप देखेंगे कि MA बराबर, ठीक है, जोड़ो तो 6 3 9 और 1 10, 10 का कितना हो गया 0, ठीक। तो 2 और 1 3, एक हासिल का कितना हो गया 4, यानी आपको कितना मिल गया, ग्राम प्रति मोल, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो कितना आ गया 40 ग्राम प्रति मोल आ गया MA का मान, ठीक। तो अब आप कैपिटल M यानी मोलरता बराबर निकालेंगे, WA का मान आपने कितना दिया गया है 5, और उसके बाद MA का मान आपने कितना निकाल दिया है 40, ठीक। इंटू में V का जो मान है वो कितना दिया गया 450, ठीक। और मल्टीप्लाई कितने से करा लीजिए, 1000 से, ठीक। जरा ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हमने क्या बोला आपसे, जरा काटो, जरा 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक। इसको काटो जरा, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8। अब एक बार और ध्यान से समझिएगा, काटते हैं। अब देखो इसमें कितना दिया गया 100, ठीक। तो 100 को काटो जरा ध्यान से, 100 को जब आप काटेंगे तो कितनी बार 5 से काट दो, ठीक। तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 20। इसको काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, ठीक। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो बचा है वो आपका कितना बचा है 20, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा आपका 9 8 72, ठीक। या 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कितना कर दो 9, ठीक। अब इसको आप क्या करो, एक बारी 2 से और काट दो, ठीक। अब जब आप 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दाम 20 और 2 चौको 8, ठीक। और कटेगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ठीक। यानी आप देखेंगे कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा कितना 5, और नीचे कितना हो गया 9 दूनी 18, ठीक। तो नीचे कितना हो गया 18 हो गया, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो अभी भाग तो जाएगा नहीं, तो आप क्या लगा दीजिए दशमलव, और जब आप दशमलव लगाएंगे तो आप फिर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको काटिए जरा ध्यान से, कितनी बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज्यादा हो जाएगा तो 18 दूनी 36, ठीक। अब 2 वाले आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो 2 वाले आपके पास में ऑप्शन कितने दिख रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। एक बारी और कर लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना करा आपने, 18 दूनी 36, यानी कितना बचा आपका 14, ठीक है ना। 36 हो गया और 14 बचेगा, ठीक। 14 बचा, मतलब आपने यहाँ पर क्या करना, एक 0 और बढ़ा देना, ठीक। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 18 पंचे 90, ठीक। यानी इसका मतलब साफ है कि आप ध्यान रखना कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा, ठीक है। तो 0.278, कितना है 0.278 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़े से तरीके पता होना चाहिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या
कि संकुल, ठीक। अब आपके पास में ये एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। किसकी पूछी गई? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। बहुत आसान काम है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना, जरा देखते हैं कैसे। अच्छा, है कहाँ कोबाल्ट? तो आपको ध्यान रखना, ये जो दिख रहा है ना, ये कोबाल्ट लिखा हुआ, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक। अगर जिसकी निकालनी उसको एक्स मान लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो देखो दादा, सबसे पहले आपको दिया गया के, क्या दिया गया? के, ठीक। तो के कितने मॉलिक्यूल दिए? 3। तो पहले आप क्या कर दीजिए? 3 मॉलिक्यूल को लिख दीजिए, ठीक। और मल्टीप्लाई ध्यान से कराना है किसके ऊपर? जितना इसके ऊपर चार्ज होता है। तो के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 1, ठीक। प्लस, आगे चलो। अब कोबाल्ट मिल गया ना, तो जिसको निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं? एक्स प्लस। आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से लिखा हुआ C2, देखो क्वेश्चन ये भी गलत है, तो ध्यान रखना C2O4, यहाँ पर कितना लिखा? O4, यानी ऑक्सीलेटो। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ना ऑक्सीलेटो, C2O4, ठीक। अब इसके कितने मॉलिक्यूल दिए गए आपको? 3। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 3। अच्छा, मल्टीप्लाई कितने से कराना है? तो आपको ध्यान रखना जितना इसके ऊपर चार्ज है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज होता है -2, ठीक, बराबर। अब ध्यान से देखना ना, अब इतने में पूरे में कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना ऊपर की तरफ, तो आप कितना लिख लेना यहाँ पर? 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 3 एकम 3 प्लस x, ठीक। अब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ध्यान रखना कितना हो जाएगा? -6 बराबर कितना हो गया? 0। ट्रांसफर कर लो जरा ध्यान से, तो x बराबर +6 -3 बराबर कितना आ जाएगा? +3, ठीक। तो ये हो गई कहानी। अब जरा ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि +3 आएगी, ठीक है। जल्दी से समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये है, ठीक है ना। जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तित, देखो ध्यान सुनो, कह रहा है संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती, मतलब एक ऐसा आपको संक्रमण तत्व का नाम बताना है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ना करता हो। जरा देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब करना कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी कहानी है, इसको समझना। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या? 3D श्रेणी के बारे में, स्कैंडियम के बारे में, टाइटेनियम के बारे में, वनेडियम के बारे में, क्रोमियम के बारे में, मैग्नीज के बारे में, फेरस के बारे में, कोबाल्ट के बारे में, निकिल के बारे में और कॉपर के बारे में, लास्ट में जिंक के बारे में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो अगर स्कैंडियम की बात करेंगे तो ये कितने नंबर पर होता है? 22 नंबर पर, ठीक। और अगर हम जिंक की बात करेंगे तो ये कितने नंबर पर होता है? 30 नंबर पर, ठीक है, ठीक। स्कैंडियम जो है वो कितने नंबर पर होगा? 21 नंबर पर होगा, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। अब स्कैंडियम 21 नंबर पर है और जिंक कितने नंबर पर है? 30 नंबर पर, ठीक। अब इसको आप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे, 3D श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आर्गन, ठीक है ना। और उसके बाद में ध्यान रखना क्या होता है? 3D, और 3D के बाद में आप याद रखेंगे 4s, ठीक। आर्गन कितना हो गया? 18, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कितना कर दिया? 2, 20 और एक यहाँ पर कितना हो गया? 21, ठीक। अब ध्यान रखना ना कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना वो कितनी होती है? +3, क्योंकि इसके बातम कोष में देखो 2 और 1 कितने दिख रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तीनों निकाल दिए। अब अगर हम बात करें यही जिंक की, अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे? जरा सोचो। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर्गन, और आर्गन के बाद आप लिखेंगे क्या? 3D के बाद लिखेंगे 4s, ठीक। अब 18 तो ये हो गया आपके, ठीक। 2 यहाँ पर मिल गया तो 20 हो गया, ठीक। और यहाँ पर कितना हो गया? 10, ठीक। तो कितने हो गए टोटल? 30। अब इसके बातम कोष में से आपको कितने देखने को मिलेंगे? 2। तो जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी मिलती है आपको? +2, ठीक। लेकिन जो स्कैंडियम की होती है वो कितनी होती है? +3, ठीक। तो केवल और केवल आपको ध्यान रखना 2 ही ऐसे 3D श्रेणी में तत्व हैं जिनकी सिंगल ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 और +2। बाकी जितने भी दिख रहे हैं ना वो सब के सब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, कभी +2 दिखाएंगे, कभी +3 दिखाएंगे, 4 भी दिखाएंगे, ठीक। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? मैग्नीज की, और वो कितनी जाती है? +8 तक जाती है, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्कैंडियम, ठीक। यानी जो स्कैंडियम है ना ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य यानी जिसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होती है, ये पूछा गया, ठीक। सबसे अधिक है ये बताना आपको, ठीक। तो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऐसा 213, क्या याद रखना? 213, और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है 231, ठीक है। ये ध्यान रखना 231 का, ठीक। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, एक तो 213 और 231 का, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा हुआ CH3। अब CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं? मेथिल। अगर यहीं पर अगर आपको देखने को मिल जाता है क्या? C2H5,
क्या देखने को मिलता है C2H5, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एथिल। क्या बोल देते हैं? एथिल। ठीक, और CH3 जो है वो क्या कहलाता है? हमारा मेथिल कहलाता है। ठीक, तो यही दो ऑप्शन आपसे मिलेंगे। ठीक, या तो एथिल का मिलेगा या तो मेथिल का मिलेगा। ठीक, और जब ये कह देना कि इनमें से मतलब कितने, अब ये देखो 213 का मतलब ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कितना 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री। ठीक, अच्छा ऐसे में कह देगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मेथिल पूछे चाहे एथिल पूछे, हमें कोई तकलीफ ही नहीं ना। लेकिन जब हमारे पास में किसी एक के ही तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक, फिर उसमें पूछेगा बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, तो तकलीफ देगा। बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, तो फिर तकलीफ देगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना, जो 213 की कहानी है वो किसकी कहानी है? एथिल की कहानी है। ठीक है ना, और जो 231 की कहानी है वो किसकी कहानी है? मेथिल की कहानी है। ठीक, बस इतना सा ध्यान रखना। फिलहाल दोनों में ही क्या आ रहा है आपका? 2, 2 का मतलब 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाला कौन सा दिख रहा है आपको? तो जिसमें केवल NH दिखता है ना, वो 2 डिग्री कहलाता है। अब इसमें केवल N बचेगा, वो 3 डिग्री बन जाता है। और इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा है? NH2 लिखा है, ये कौन सा डिग्री हो गया? 1 डिग्री हो गया। ठीक, मतलब ये 1 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। ठीक, और आपका यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, यानी कि 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? चलो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझना। कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक, चलो हम लोग इसको समझते पहले डिटेल में। ठीक, ध्यान से समझना। पहला हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? सुक्रोज। इसको समझो, किसका दिया गया है? सुक्रोज दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जब आप सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे? सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे, तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा ग्लूकोज। क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। क्या कब मिलेगा? जब आप किसका? सुक्रोज का कराएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तीसरा ऑप्शन समझो। अब तीसरे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? लैक्टोज। क्या दिया गया है? लैक्टोज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जब आप लैक्टोज का क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। लैक्टोज का क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। ठीक, तो जब लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो आप क्या देखेंगे? तो आपको ध्यान रखना, पहला तो आपको ग्लूकोज ही मिलेगा देखने को, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ग्लैक्टोज। क्या मिलेगा? ग्लैक्टोज। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो गया। ठीक, उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन दिया गया उसको ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है? माल्टोज। ठीक है ना, माल्टोज। ठीक, अब माल्टोज का जब जल अपघटन आप कराएंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? तो ध्यान रखना, आपको ग्लूकोज के दोनों ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक, यानी कि जो भी आपको देखने को मिलेगा वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे? ग्लूकोज के होंगे। ठीक, यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या? ध्यान से देखो। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरीके से, क्या कि ग्लूकोज, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या? ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक, ये तीन जो है ना, ये इन तीनों को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक, अब जो सुक्रोज हो गया या लैक्टोज हो गया या माल्टोज हो गया, ठीक, ये जो तीनों है ना, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? डाइसैकेराइड कहलाएंगे। समझना ध्यान से। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, तो वो कौन सा यौगिक हो जाएगा? सेलुलोज। ठीक, अब डाइसैकेराइड कौन सा नहीं होगा? सेलुलोज नहीं होगा। ठीक, ये पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज कैसा है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक, तो ध्यान रखना, आपको 3 डाइसैकेराइड होते हैं, इस तरीके से याद रखना। फिलहाल चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टॉलन अभिकर्मक से होती है? किससे होती है? टॉलन अभिकर्मक से होती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो टॉलन अभिकर्मक से कहानी क्या होगी जरा समझना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं टॉलन अभिकर्मक अच्छा होता क्या है, पहले तो इसको समझ लो। टॉलन अभिकर्मक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से Ag2O। ठीक, ये क्या कहलाता है? टॉलन अवकर्मक कहलाता है। ठीक है, इसको टॉलन अवकर्मक बोलते हैं। अब अगर टॉलन अवकर्मक ये है ना, तो इसे पहचान किसी करके देता है। ठीक, तो जो एल्कोहल है ना, हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक, अब एल्कोहल की पहचान आपको किससे कराने को मिलेगी? तो याद रखना है ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है ना, किससे? ल्यूकास अभिकर्मक से। ठीक, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों अगर की अलग अलग पहचान करनी है, एल्डिहाइड, ठीक है ना, कीटोन और एल्डिहाइड की पहचान करनी है, तो फिर आपको ध्यान रखना है इसके जो अभिकर्मक का नाम होगा वो हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? सिर्फ अभिकर्मक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड की पहचान करानी तो किससे हो जाएगी? सिर्फ अभिकर्मक से। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास में क्या बचा? एल्डिहाइड। ठीक, तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है क्या लेना पड़ता है? टॉलन अभिकर्मक। ठीक, ये ध्यान रखना। तो टॉलन अभिकर्मक की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है क्या?
कि जो एल्डिहाइड की अगर पहचान करानी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टोलन अपकर्मक। ठीक, तो वही आपसे पूछा कि टोलन अपकर्मक जो है वो किसकी पहचान कराने के लिए होता है, तो एल्डिहाइड की पहचान कराने के लिए होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, जल्दी से बता सकते हैं आप देख करके। ठीक, कह रहा तापमान से स्वतंत्र इकाई है, ध्यान रखना तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, मोललता। यानी जो मोललता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, ठीक, अब इसको हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्या पूछता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक अगर आपसे पूछता है, तो आपको ध्यान रखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक कितना होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक, क्या तरीका है निकालने का, सब कुछ आपको पिछले लेक्चर में सिखाया जा चुका है, तो हम लोग ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि बेंजेल्डिहाइड, समझना ध्यान से, कह रहा ना बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल, ये आपको बनाना, बेंजेल्डिहाइड से क्या बनाना, बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया का नाम बता दीजिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, कैंजारो अभिक्रिया होगी, या गाटरमान कोच अभिक्रिया होगी, या क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, हम लोग सारी रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल आप जल्दी से ध्यान दीजिए। पहला आपसे कह रहा ना एल्डोल संघनन, तो सुनो पहले ध्यान से। ठीक, एल्डोल संघनन हमें ऐसी रिएक्शन बोलते हैं जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिले, क्या देखने को मिले, अल्फा हाइड्रोजन, और ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक, तो अब जरा समझना ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन की कहानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिख दिया, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, ये ध्यान से देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, क्रियात्मक समूह। ठीक, और क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। ठीक, और अल्फा कार्बन से जुड़े ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, तो 2 मॉलिक्यूल ले लेने, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, और आपको ध्यान रखना है कि उपस्थिति किसकी लेनी होती, तो NaOH की। ठीक है ना, चलो जल्दी समझ लेते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या होता है कि एक आपको अल्फा हार जो है ना कार्बन से, उसको क्या लेना है, आपको एक हाइड्रोजन ले लेना है। ठीक, और दूसरे वाले में ध्यान रखना, किससे, जो दूसरे वाले का कहानी है ना, इसको समझना। तो यहां पर जो आपको ये दिख रहा है ना, इससे आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन। ध्यान समझते हैं ना, तो यहां से हाइड्रोजन को निकालो और किसको दे दो, ऑक्सीजन को दे दो। ठीक, समझते जाओ ध्यान से, मन से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप जब लिखना कहां शुरू करना है, तो इस वाले कार्बन से लिखना शुरू करना है। ठीक, तो जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या देखने को मिलेगा आपको, CH3 फिर C। अब देखो O, जहां पे डबल बॉन्ड के साथ O था ना, वहां पर अब कौन आ गया, H आ गया, तो आपको क्या मिल जाएगा ऊपर OH। ठीक, अब इसमें सामने की तरफ क्या था, H था, उसको हमने कहां लिख दिया, नीचे की तरफ। अब चलते हैं सामने की तरफ। अब यहां से आपने क्या निकाला, इस जगह से क्या निकाल चुके आप, एक हाइड्रोजन, तो यहां पर केवल और केवल क्या बचेगा, CH2 बचेगा। ठीक, और उसके बाद में साथ साथ क्या है, C और डबल बॉन्ड के साथ O है, और क्या हो गया, H हो गया। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। क्या आपको यहाँ पर बेंजील अल्कोहल देखने को मिला क्या, बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक, अच्छा बेंजेल्डिहाइड की कहानी समझ लो थोड़ा ध्यान से। अच्छा बेंजेल्डिहाइड होता क्या है, उसको समझ लो। ठीक, इस तरीके से बेंजीन हो गया, इसमें क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H। ठीक, अब इसको समझना ध्यान से, यहाँ पर तो ये तो आपका बड़ा बड़ा आदमी हो गया, मतलब क्रियात्मक समूह हो गया। ठीक, और क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक होता है और उसने भी क्या कर लिया है, इस वाले कार्बन के साथ में यहाँ पर एक बॉन्ड बना, एक एक हाइड्रोजन। देखो जैसे ये कार्बन है, या ये वाला कार्बन है, या ये वाला कार्बन है, या ये वाला कार्बन, या ये वाला। ठीक, तो इन सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है, कोई टेंशन नहीं है, समझना। ठीक, इन सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन की जो काम में आ रहा है ना, इस वाले कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर जो था उसके बदले में यहाँ पर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, तो ये तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। अब दूसरा एग्जाम्पल जो आपसे कह रहा है ना, वो है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, अब कैनिजारो अभिक्रिया को समझो जरा ध्यान से। यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया को क्या करना है, तो आपको इसमें ऐसे एल्डिहाइड लेने होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे हम आपसे कहते हैं चलो फार्मेल्डिहाइड ले लो। ठीक, तो HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक, इसमें भी वही सेम कहानी, कितने मॉलिक्यूल लेना है आपको, 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं। ठीक है, और देखो उपस्थिति नहीं लेते हैं। ठीक, NaOH के साथ इसमें क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ये चीज समझ लीजिए। ठीक, और जब इनको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे क्या, सुनिए ध्यान से। ठीक है, कि आपको एक बॉन्ड तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेना, और एक हाइड्रोजन कहाँ से निकाल लेना, इस जगह से। ठीक, अब करना क्या है, इस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को दे दें, समझते जाना केवल ध्यान से। ठीक, और इस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को दे देना है। ठीक, तो अब आप देखेंगे क्या कि इस वाले कार्बन के पास में, ठीक, ऊपर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, O
H, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक तो ये पहले से ही हाइड्रोजन था, एक ये वाला हाइड्रोजन पहले से ही था, ठीक। और आपने एक ये वाला और यहाँ से क्या कर दिया आकर के जोड़ दिया। तो अब अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लिखा मिलेगा आपको क्या, CH3OH। क्या देखने को मिलेगा, CH3OH, ठीक। अब बचा क्या आपके पास में, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, तो H डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या बचा आपके पास ONA, तो क्या कर देना आप ONA, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। कब बना, जब इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, ठीक। अब हम यही कहानी सीखते हैं बेंजल्डिहाइड के बारे में, ठीक, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास में भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझो जरा ध्यान से, ठीक। कैसे, तो चीज को क्लियर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हैं, ना केवल बस अच्छी तरीके से, ठीक। जितना बताते हैं उतने पे फोकस करना और अच्छी तरीके से समझना। ये आपका एक हो गया ना बेंजल्डिहाइड, पल्ले पड़ गया, ठीक। एक और बेंजल्डिहाइड ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे एक ये बेंजल्डिहाइड, ठीक। और इसमें क्या ले लेना आपको, एक NaOH भी ले लेना है, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर अभिक्रिया करानी पड़ती है, ठीक। अब इसको आप क्या करिए, गर्म करिए, जरा सुनते जाना ध्यान से, ठीक। सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला था कि एक हाइड्रोजन आपको ये वाला लेना और एक हाइड्रोजन आपको क्या कर देना, ये वाला लेना, ठीक। ये जो हाइड्रोजन लेना वो आप इस ऑक्सीजन को दे देना जा करके, ठीक। और ये वाला जो हाइड्रोजन लेना वो आप क्या कर देना, इस वाले कार्बन को दे देना, ठीक। तो जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से बना हुआ, समझना कहानी को ध्यान, ठीक। ये और यहाँ पर क्या था C, अब इसके साथ में ऊपर की तरफ क्या हो गया OH। अब ये जो हाइड्रोजन था इसमें हमने वो कहाँ लिख दिया, मान लो, चलो समझते जाना केवल ध्यान से, ठीक। अब एक हाइड्रोजन आपने और दिया तो यहाँ से क्या हो गया, H हो गया। अब क्या बचा आपके पास में, तो इसको लिख लो आकर के, जरा ध्यान से थोड़ा सा देख, बाद में इसके बारे में, नाम के बारे में बातचीत करते हैं। पर क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बचा आपका ONA, तो यहाँ पर क्या कर देना आप ONA जोड़ देना, ठीक। तो ये हो गया आपका सोडियम, इसको बोल देते हैं बेंजोएट, ठीक। तो वो तो सोडियम बेंजोएट होगा, ठीक, लेकिन इसको समझो, ये लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है ना, ये समझ लो। और यहाँ पर देखो तो CH2 क्या हो गया, CH2, और यहाँ पर क्या हो गया OH, ठीक। अब समझना जरा ध्यान से, क्या कि इस वाले को, इतने समूह को हम लोग बोलते हैं बेंजिल, क्या बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ये तो हो गया बेंजिल, और OH को क्या बोल देते हैं, एल्कोहल, ठीक। और हमसे शायद यही पूछा गया था कि हमें क्या कैसे प्राप्त करना है, क्या बेंजल्डिहाइड से, ठीक। क्या बेंजल्डिहाइड से, क्या बेंजिल एल्कोहल, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चलिए अच्छा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक DNA में उपस्थित नहीं है। ध्यान रखना, DNA में उपस्थित नहीं है, ठीक। तो आप समझना ध्यान से, हम कुछ बातें बता रहे हैं आपको। DNA, ठीक है ना, DNA, इसको समझ लो। अब DNA की कहानी में क्या है, उसके चारों नाम याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या, एडेनिन, याद रखना है एडेनिन, ठीक। उसके बाद गुआनिन, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है थायमिन, ठीक। और एक होता है साइटोसिन, क्या होता है, साइटोसिन, ठीक। तो ये किस में पाए जाते हैं, DNA में, ठीक। अब समझ लो किसकी कहानी, तो RNA की। अब RNA की कहानी में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है RN, ठीक। RNA की कहानी समझ लेते हैं। तो RNA में आपको क्या मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में साइटोसिन मिलेगा, ठीक। लेकिन थायमिन की बदले आपको ध्यान रखना क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक। तो आपने थोड़ा सा जो अंतर समझा, ठीक है। तो आपका जो थोड़ा सा अंतर है वो अंतर किसमें देखने को मिला आपको, थायमीन में और यूरेसिल में, ठीक। ये दोनों नाम याद रख लो, बाकी तीन सब में मिलते हैं, DNA में भी और RNA में भी, ठीक। दो जो है वो कौन से, थायमीन और यूरेसिल के, ठीक। तो आपसे कह रहा है DNA में नहीं उपस्थित, तो DNA में 4 आपको दिख गए, एडेनिन दिख गया, तो यहाँ पर एडेनिन रहा, ठीक। और उसके बाद में क्या कह रहा है आपसे, एडेनिन के बाद में क्या दिख रहा है आपको, गुआनिन, तो गुआनिन आपको कहाँ रहा, ये रहा गुआनिन, ठीक। उसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, थायमिन, तो थायमिन भी आपका कहाँ रहा, ये रहा। और उसके बाद बचा कौन सा, साइटोसिन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर क्या नहीं देखने को मिला आपको, साइटोसिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो आपके पास साइटोसिन का तो ऑप्शन नहीं है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 3 मिल गए ना। अब चौथा कौन सा नहीं मिला, तो ध्यान रखना यूरेसिल नहीं मिला, ठीक। अब ये जो यूरेसिल है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, RNA में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर से देखो, ये तो साथ में रिपीटेड क्वेश्चन हो गया,
हमने पीछे कराया जा चुका है इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो देख लेते जरा इसको भी ध्यान से। कह रहा है क्या कि 180 ग्राम जल में, क्या कह रहा है, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर W बटे में m, ठीक। अब देखो n का मान, W का मान कितना दिया गया आपको 180, और m का मान आपको ध्यान रखना जल के लिए कितना होता है 18, डिवाइड करके काट देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि 10 मोल, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अभिक्रिया 2a + b उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण, यानी r बराबर दिया गया है a और उसके बाद डॉट b की पावर कितना लिखा हुआ 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आणविकता, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। क्या बनते हैं, एक तो तुमसे आणविकता पूछेगी, ठीक, या इसी में कभी कभी पूछ देगा ना कि अभिक्रिया की हमें क्या बता दीजिए, कोटि बता दीजिए, क्या बता दीजिए, कोटि, ठीक। तो दो बातें ध्यान रखना, तो अभिक्रिया की आपसे आणविकता पूछी जाएगी या अभिक्रिया की कोटि पूछी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले कोटि समझ लेते जरा ध्यान से, ठीक। तो जो अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला होता है वो याद रख लो। तो n बराबर आपको ध्यान रखना होता है x + y, ठीक। अब ये n क्या होता है, तो वेग बराबर जो आपको मिलता है ना a की पावर x इंटू में b की पावर y, ठीक है ना। तो ये ध्यान, यानी जो a की सांद्रता की पावर होती है x वो, और जो b की सांद्रता की पावर होती है y वो, उन दोनों को जब हम लोग योग कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक। अब इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कितना लिखा मिल रहा है 1, ठीक, और इधर पे कितना लिखा हुआ है 2। तो अगर आपसे कोटि पूछी जाएगी तो आप ध्यान रख पाएंगे क्या, जब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे आप n बराबर, तो आपको x का मान कितना मिला +1, और उसके बाद में y का मान भी कितना मिला +2, ठीक। तो जब दोनों जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा +3, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपके पास में, यहाँ पर अगर आपसे कोटि पूछी जाती तो कितना सही हो जाता, +3 सही हो जाता, ठीक। लेकिन आपसे कह रहा हमें आणविकता बता दीजिए, क्या बता दीजिए, आणविकता। तो आणविकता में ध्यान रखना हमें अणुओं की संख्या पर ध्यान रखना, किस पर ध्यान रखना, अणुओं की संख्या पर, ठीक। अब आप अणुओं की संख्या समझेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो ये क्या कि यहाँ पर देखो आपको कितना दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कितना लिखा है 1 लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितना लिखा हुआ है 2। तो जब आप इन दोनों अणुओं को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जो आणविकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आणविकता, ठीक। तो अब वहां पर आपको कितना दिख गया, 1 अणु दिख गया, ठीक, और उसके बाद में कितना दिख गया 2, ठीक। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा +3, ठीक। तो जो आणविकता होगी वो कितनी हो जाएगी +3, ठीक। तो इस क्वेश्चन की जो कोटि है वो भी कितनी निकल कर आई है, +3 निकल कर आई, और आणविकता भी कितनी निकल कर आई, +3 निकल कर आई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और क्वेश्चन नंबर हो गया 50 आपका, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। कह रहा है क्या कि कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो पहले तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि कैनिजारो अभिक्रिया में हमें क्या करना होता है कि ऐसे एल्डिहाइड लेने होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को ना मिले, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेते हैं जरा ध्यान से, क्या कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक। तो ऐसा एल्डिहाइड हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आपको कितने मॉलिक्यूल लेने होते हैं, तो 2 लेने होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके, ठीक। और प्लस में करानी किसके साथ में होती है, तो NaOH के साथ में अभिक्रिया, ठीक। अब जब आप इन सबको गर्म करेंगे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी कहानी है, जरा समझना ध्यान से कि यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकाल लेना, ठीक, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेना, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन रहा है वो किसको दे देना, आपको इस वाले ऑक्सीजन के पास में, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन रहा है वो किसको दे देना, इस वाले कार्बन के पास में, ठीक। लिखना शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन के पास में 1 2 और 1 ये 3 हाइड्रोजन मिल गए ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर CH3, क्लियर। और उसके बाद आपने देखा कि ऊपर क्या दिख रहा है आपको O, और O के साथ में कौन आया H, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा OH, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका मेथिल एल्कोहल, ठीक। फिलहाल उसके बाद दूसरा भी देख लो क्या है, यहाँ से लिखो तो क्या दिख रहा है आपको H�double bond O, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको O, और O के साथ साथ क्या दिख रहा है Na, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे आप, तो सोडियम, और ये क्या हो जाएगा फार्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। देख लीजिए जरा कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ठीक है। यानी कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या बना कर देगा, मेथिल एल्कोहल बना कर देगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीखा है, ठीक है। हम लोग आगे मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।